सो हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम जिस कहानी को डिस्कस करेंगे वो इसी पुस्तक से संबंधित है, एक दुनिया समानांतर। वो भी नई कहानी दौर के अंतर्गत आती है और उस कहानी का नाम है मछलियाँ, जिसे उषा प्रियमवदा जी ने लिखा है। और जो आज की हिंदी साहित्य के अंतर्गत जिस प्रश्न को पूछा गया था कि कहानी मछलियाँ के मर्म का प्रतिपादन करें, तो जब हम उस कहानी के अर्थ को समझेंगे, संवेदना को समझेंगे, तो आप काफ़ी बेहतर तरीके से उस आंसर को किस तरीके से अप्रोच करना आपको समझ में आ पाएगा। तो चलिए अब कहानी का डिस्कशन करते हैं, ताकि जो फ्रेशर्स हैं एटलीस्ट उनको भी चीज़ समझ में आ सके कि उस प्रश्न का उत्तर किस तरीके से दिया जाना है। और यदि आपको ये प्रश्न नहीं पता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वो प्रश्न देख सकते हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये कहानी कहना क्या चाह रही है। तो देखिए, उषा प्रेमवदा जी, क्योंकि ये नई कहानी दौर से संबंधित है, तो बेहद ही स्वाभाविक है कि उषा प्रेमवदा जी ने भी इसके अंतर्गत मध्य वर्ग से संबंधित समस्याओं को ही उठाया होगा। देखिए, पूरी की पूरी जो नई कहानी का दौर है उसमें मध्य वर्ग से संबंधित समस्याओं को ही उठाया गया है। मध्य वर्ग जिन जिन समस्याओं को झेलता है वही समस्याएं यहाँ पर नज़र आती हैं इन कहानियों के अंतर्गत, जो भी कहानियाँ इस दौर में लिखी गई थी। तो उषा प्रियमवदा जी ने भी यही कुछ समस्याएं सामने लेकर आई है। तो कहानी को समझने से पहले ये देख लेते हैं कि इसके प्रमुख पात्र कौन है। देखिए, विजी नाम की एक लड़की है, उसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। उसके पश्चात मुकी, एक अन्य महिला और है। इसी तरीके से नटराजन, और एक और प्रमुख पात्र है जिसका नाम है मनीष। तो देखिए, विजी यहाँ पर सेंट्रल कैरेक्टर है, मुख्य पात्र है इस पूरी कहानी का। और ये सभी के सभी पात्र, पूरी कहानी अमेरिका में बसी हुई है, अमेरिका के अंतर्गत ही ये कहानी नज़र आती है। जो कहानी का वातावरण है वो पूरी तरीके से इसी देश के अंतर्गत निर्मित है। तो देखिए, मनीष जो है वो विजी का मंगेतर है। विजी और मनीष जो है उनकी सगाई हो चुकी है और मनीष रहता है अमेरिका में। विजी एक भारत के बिहार राज्य के साधारण परिवार से संबंध रखती है और वो चाहती है कि वो अमेरिका चले जाए मनीष के पास। भले अभी सगाई हुई है और उसका परिवार मना करता है, लेकिन फिर भी वो लड़ झगड़ कर मनीष के पास आ चुकी है अमेरिका के अंतर्गत। तो देखिए, जो कहानी है वो किस तरीके से शुरू होती है कि विजी और नटराजन, विजी और नटराजन, नटराजन कौन है? नटराजन मनीष का दोस्त है, ये मनीष के साथ ही रहता है उसके फ्लैट में। तो नटराजन और विजी एक साथ, उनमें वार्तालाप चल रही है। नटराजन विजी को उसके घर छोड़ने आया हुआ है यूनिवर्सिटी से। नटराजन यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय में रिसर्चर का काम करता है, ठीक है, ये रिसर्चर है एक विश्वविद्यालय में। और विजी को भी उसने वहीं के विश्वविद्यालय में एक नौकरी दिलवाने का कार्य किया हुआ है। तो नटराजन विजी को घर छोड़ने आता है और नटराजन का विवाह अब मुकी से होने वाला है। तो विजी और नटराजन में वार्तालाप चलती है और नटराजन को यह पता चलता है कि विजी को कोई न्योता नहीं मिला है मुकी की तरफ से शादी का, तो न्योता नहीं मिला है। तो विजी बोलती कि नटराजन मुझे बुलाओगे तो सही ना। तो नटराजन बोलता बिल्कुल विजी, तुम्हें नहीं बुलाएंगे तो किसे बुलाएंगे, मैं खुद तुम्हें न्योता देने आऊँगा। बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उसके पश्चात जो स्टोरी है वो फ्लैशबैक में जाती है और ये समझ में आता है कि किस तरीके से इन सब के रिश्ते आपस में इतने उलझ गए। देखिए, मनीष, जैसे मैंने अभी पहले बताया, विजी से उसकी सगाई हुई थी, तो विजी अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर मनीष के पास आ गई थी अमेरिका। लेकिन जैसे ही वो अमेरिका आती है तो मनीष ये देखकर हकबका जाता है कि विजी अचानक कैसे आ गई बिना बताए हुए। विजी के तो सपने थे कि वो मनीष के पास जाएगी, अच्छा जीवन बिताएगी, लेकिन जब मनीष को पता चलता है तो मनीष थोड़ा हकबका जाता है और वो तुरंत इंतज़ाम करवाता है विजी के रहने का मुकी के घर में। कुछ दिनों बाद विजी को पता चलता है कि मनीष और मुकी के अंतर्गत प्रेम संबंध पनप रहे हैं। जो मनीष है और मुकी है, इन दोनों में प्रेम संबंध है। विजी को यह सुनकर बहुत दुख होता है, बहुत गुस्सा आता है, और जो अभी तक विजी मुकी के घर में रह रही थी वो तुरंत नटराजन को बोलती है कि मुझे यहाँ से ले चलो
और मुझे एक अलग जगह पर रहना है। नटराजन पूरी तरीके से व्यवस्था कर देता है विजी के लिए अलग जगह पर रहने की। उसे वो नौकरी भी दिलवा देता है, जैसे मैंने अभी पहले बताया, विश्वविद्यालय में उसे एक नौकरी भी दिलवा देता है नटराजन। नटराजन विजी से प्रेम करता है मन ही मन। नटराजन विजी से, जिसे बोलते हैं एक तरफा प्यार, वो करता है। वो एक बार इजहार भी करता है विजी को कि उसे प्रेम है, लेकिन विजी मना कर देती है, क्योंकि विजी तब भी मनीष से ही प्यार करती है। इसके पश्चात जब विजी को ये चीज़ पता भी चल गई है कि मनीष मुखी से प्रेम करता है, लेकिन फिर भी विजी का मन है कि कहीं ना कहीं मनीष पुनः वापस आएगा उसके पास, तो इसलिए वो नटराजन को मना कर देती है और नटराजन से ये कहती है कि उसने उसे हमेशा भाई की तरह ही देखा है। नटराजन अपनी प्रेम की भावना अपने मन के अंदर दबा लेता है। मुखी भी उसे कई बार बता चुकी है, जब विजी को ये चीज़ नहीं पता थी कि मनीष और मुखी के बीच में प्रेम संबंध है, तो मुखी भी कई बार विजी को ऐसे ही पासिंग कमेंट के रूप में ये चीज़ बता चुकी है कि नटराजन उसे चाहता है, लेकिन विजी फिर भी इस चीज़ को अनदेखा करती थी। अब क्या होता है, कुछ समय बीतने के पश्चात जब विजी अकेली रहती है, तो विजी को लगता है कि यदि नटराजन उसे पुनः बोलेगा शादी करने के लिए या उससे अपना प्रेम जाहिर करेगा, तो विजी उसे एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन कुछ समय पश्चात पता चलता है कि नटराजन और मुखी के बीच में शादी होने वाली है। ये तब होता है कि मनीष कनाडा चला गया है और उसने अब मुखी को भी भुला दिया। तो जो मुखी और मनीष के बीच में भी प्रेम संबंध थे, वो भी अब टूट गए, बिखर गए। तो ऐसे में मुखी क्या करती है, मुखी और नटराजन का आपस में अब विवाह होने वाला है। विजी को ये चीज़ पता चलती है, तो विजी को ये सुनकर बहुत दुख होता है। विजी को लगता है कि मुखी ने उससे यहाँ पर भी बाजी मार ली। जो पहले जो वो सोच रही थी कि अब वो नटराजन से प्रेम कर लेगी, अगर नटराजन उसे अपनाता है तो वो बिल्कुल नटराजन को मना नहीं करेगी, लेकिन उसे अब ये पता चलता है कि मुखी ने पहले तो उससे मनीष को छीना, अब उससे नटराजन को भी छीन लिया। तो अब विजी ये फैसला कर लेते कि वो अब भारत लौट जाएगी वापस, और अब कहानी अपने अंतिम चरण में आ जाती है। विजी जब भारत जाने वाली है, तो वो जाते जाते एक बार नटराजन से मिलती है उसके यूनिवर्सिटी में जाकर, और यूनिवर्सिटी में नटराजन से बोलती है कि क्या वो उसे कुछ पैसे दे सकेगा, और नटराजन उसे पैसे दे देता है थोड़े बहुत। और अब क्या होता है कि नटराजन जब घर जाता है, अपने घर जाता है जब नटराजन, तो वहाँ पर मुखी उसका इंतज़ार करती है, और मुखी बेहद गुस्से में है। मुखी के हाथ में एक लेटर है जो कि एक क्लिनिक, अबॉर्शन क्लिनिक का लेटर है, और इसमें विजी का नाम लिखा रहता है, और ये दर्शाया गया रहता है कि पैसे जो हैं वो नटराजन ने भरे थे। तो ऐसे में मुखी को शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं नटराजन और विजी के मध्य भी प्रेम संबंध चल रहे थे, और अबॉर्शन तक की बात आ गई थी, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। ये विजी ने एक षड्यंत्र रचा था, एक खेल रचा था, ताकि मुखी को वो एक वार कर सके, जिसे बोलते हैं एक बदले की जो भावना विजी के अंतर्गत थी, उसी के परिप्रेक्ष्य में ये वार था मुखी के तरफ विजी का। और अंत में क्या होता है कि मुखी बोलती है अब ये शादी नहीं हो सकती नटराजन से, और शादी को वो तोड़ देती है। और कुल मिलाकर नटराजन अभी भी ये चीज़ समझ नहीं पा रहा है कि आखिरकार विजी ने ऐसा किया ही क्यों, और कुल मिलाकर कहानी यहीं पर अंत हो जाती है। तो देखिए, कहानी इतनी सी है, यही कहानी का मर्म है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस कहानी के पीछे जो ये शीर्षक है वो दिया ही क्यों गया है, और उषा प्रियमवदा जी आखिरकार समझाना क्या चाह रही है इस कहानी के माध्यम से। देखिए, उषा प्रियमवदा जी जब ये शीर्षक लेती है मछलियाँ, तो वो ये दर्शा रही है मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय, अब आपको यदि पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको समझा देता हूँ मत्स्य न्याय क्या होता है। मत्स्य न्याय यही है कि जो बड़ी मछली है वो हमेशा छोटी मछली को खाएगी। कहानी की शुरुआत में ही विजी ये सोचती है कि उसने वॉशिंगटन डीसी में एक नाटक देखा था जिसमें जो बड़ी मछली थी वो छोटी मछली को हमेशा खा लेती थी। तो विजी ये सोचती है कि क्या कभी छोटी मछली बड़ी मछली पर एक बार पलट कर भी वार नहीं कर सकती। तो देखिए, ये प्रतीक है जो विजी सोच रही है यहाँ पर कि क्या छोटी मछली बड़ी मछली पर भी वार नहीं कर सकती। तो ये प्रतीक है यहाँ पर, और ये किस बात का प्रतीक है कि जब विजी ये अबॉर्शन का एक ढोंग रचती है, और जिससे मुखी और नटराजन के बीच में जो विवाह होने वाला है वो टूट जाता है, तो वो एक छोटी मछली का बड़ी मछली पर ही वार था। क्योंकि मुखी को यहाँ पर बड़ी मछली के रूप में दिखाया गया है,
मुखी ने मनीष को भी छीन लिया था विजय से और नटराजन को भी छीन लिया था विजय से। तो विजय यहाँ पर छोटी मछली के रूप में मुखी पर ये अंतिम वार करती है। तो ये इस कहानी का प्रतीक है। अब दूसरा जो संवेदना के अंतर्गत जो उषा प्रियंवदा जी समझाना चाह रही है वो है कि किस तरीके से रिश्तों के अंतर्गत भी जो रिश्तों में नग्न सत्य है वो दर्शाती हैं उषा प्रियंवदा जी। तो ये किस तरीके से दर्शाया गया। देखिए, मनीष जो है वो पहले विजय से सगाई करता है, उसके पश्चात वो मुकी से प्रेम कर लेता है। ये वास्तविक जीवन में भी इस तरीके की घटनाएं आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगी। और यही चीज़ उषा प्रियंवदा जी इस कहानी के माध्यम से सामने लेकर आती है। मनीष ना पहले विजय से सगाई करता है, उसके पश्चात वो मुकी से प्रेम करता है और फिर उसी के पश्चात जब वो कनाडा चले जाता है तो मुकी को छोड़ भी देता है। तो ये जो सत्य है, नग्न सत्य है जो है रिश्तों के अंतर्गत, उसे उषा प्रियंवदा जी ने सामने लेकर आया। एक अन्य चीज़ भी उषा प्रियंवदा जी दर्शाती है इसके माध्यम से कि जो मध्य वर्ग है उसमें अनिर्णय की क्षमता या अनिर्णय की समस्या, क्षमता तो नहीं कहना चाहिए, अनिर्णय की समस्या मौजूद है मध्य वर्ग के अंतर्गत। और वो किस तरीके से कि नटराजन एक बार जब विजय को अपना प्रेम दर्शाता है कि वो उससे प्रेम करता है तो विजय उसे नकार देती है। नटराजन के मन में फिर भी प्रेम है विजय के प्रति, यहाँ तक कि जब वो मुकी से विवाह भी करने जा रहा होता है तो भी उसके मन में विजय के लिए ही प्रेम है, लेकिन फिर भी वो उसे बता नहीं पाता। और यही अनिर्णय उसके मन में हमेशा से पनपता रहता है, उसे सालता रहता है कि वो क्यों नहीं अपनी मन की बात उससे कह सकता विजय से। और यही अनिर्णय आपको विजय में भी दिखेगा। विजय को भी नटराजन से एक समय के पश्चात प्रेम हो जाता है, लेकिन वो इसी चीज़ के लिए रुकी रहती है कि कभी नटराजन उससे आके बोलेगा तभी वो जाके एक्सेप्ट करेगी। ये नहीं कि कम से कम वो खुद जाकर नटराजन के समक्ष अपने प्रेम का इजहार कर दे। तो ये जो अनिर्णय की समस्या है वो भी दर्शाई गई है। इसी तरीके से जो संबंध है शहरीकरण के चलते या मध्य वर्ग के जो संबंध भी होते हैं वो पूरी तरीके से अब आर्थिक परिप्रेक्ष्य या उपयोगितावादी सिद्धांत पर ही टिके हैं। ये किस तरीके से, देखिए, जब विजय और मुकी के मध्य बात होती रहती है, एक बार वार्तालाप होती है, तो जब मुकी ये बताती है कि नटराजन उससे प्रेम करता है, विजय को ये बता रही है कि नटराजन का आकर्षण विजय के प्रति है, मुकी ये बोलती है। तो मुकी का एक सेंटेंस आता है कि मनीष के पास क्या है, मनीष के पास तो एक टटपुंजिया सी फेलोशिप है, जबकि नटराजन के पास PhD है, यहीं पर उसे $8,000 मिल रहे हैं और जब वो भारत जाएगा तो एक ज़ोरदार नौकरी उसे मिलेगी। तो विजय तुम्हें उसी से प्रेम करना चाहिए, मुकी ये विजय को बता रही है। तो सारे के सारा जो संबंध है वो आर्थिक परिप्रेक्ष्य में ही पनपने लगा है, ये दर्शाया गया है इस कहानी के अंतर्गत। तो यही इस कहानी की प्रमुख संवेदना है। देखिए, जब अब उस प्रश्न को डील करते हैं जो प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न यही था कि कहानी मछलियाँ के मर्म का प्रतिपादन करे। तो देखिए, जब आप इसका उत्तर लिखेंगे तो आपको, जैसे मैंने पहले ही बताया है, इंट्रोडक्शन या भूमिका में बताना पड़ेगा कि एक छोटी सी भूमिका दीजिए कि उषा प्रियंवदा जी क्या इस कहानी के माध्यम से कहना चाह रही है एक लाइन में। वो मत्स्य न्याय को ही दर्शा रही है कि क्या छोटी मछली कभी बड़ी मछली पर वार कर सकती है, और जो मध्य वर्ग जिन वास्तविक समस्याओं से गुजर रहा है उसी को ही उन्होंने उभारा है इस कहानी के अंतर्गत। ठीक है, इसके पश्चात आपको ये दर्शाना है कि जो अभी हमने संवेदना डिस्कस की है मेन बॉडी के अंतर्गत आएगी। संवेदना को दर्शाइए, क्या क्या पॉइंट्स उषा प्रियंवदा जी बताना चाह रही है, और उदाहरणों के माध्यम से समझाइए। उदाहरण क्या होंगे, जो कहानी में सेंटेंसेस दिए हैं, डिस्क्रिप्शन दिया है कहानी के अंतर्गत, उसे आपको पढ़कर 1 या 2 पंक्ति प्रत्येक संवेदना के अंतर्गत उदाहरण के रूप में लिखनी है। और फिर उसके पश्चात आपको जो निष्कर्ष लिखना है वो बताना है वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में क्या ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिलती है, क्या प्रासंगिक, जो उषा प्रियंवदा जी लिख रही है वो क्या प्रासंगिक है। बिल्कुल प्रासंगिक है। आपको बताना पड़ेगा कि किस तरीके से वर्तमान समय में भी कई NRI दंपत्ति जो शादी करके जाते हैं, विवाह करके जाते हैं, तो कई महिलाएं जो भारत से कई सपने लेकर जाती हैं, उनके सपने वैसे ही बिखर जाते हैं वहाँ जाकर, जब उन्हें पता चलता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। तो इस तरीके से प्रासंगिकता आपको दर्शानी पड़ेगी इस कहानी की।
और ये बताना पड़ेगा कि किस तरीके से उषा प्रेमवदा जी ने जो कहानी लिखी है वो आज भी लागू होते हुए नज़र आती है। तो मैं आशा करता हूँ कि अब आपको कहानी ठीक ठाक तरीके से समझ में आई होगी और ये भी समझ में आया होगा कि किस तरीके से इस प्रश्न को अप्रोच करना है। यदि भी कोई भी आपके डाउट्स होंगे तो प्लीज़ डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।